हेलो पार्टिसिपेंट्स। 3 तारीख से जो ये एफडीपी प्रोग्राम चल रहा है उसके विषय में आप लोगों के जो भी पॉजिटिव फीडबैक्स मिल रहे हैं और कुछ सजेशंस भी मिल रहे हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके फीडबैक से ये जानकर खुशी होती है कि सारा ही कोर्स कंटेंट आपके लिए उपयोगी साबित हो रहा है और आप भी पूरे उत्साह के साथ उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के कोर्स कंटेंट में हम देखेंगे ब्लेंडेड लर्निंग और फ्लिप क्लासरूम के बारे में। ये दोनों जो टर्म्स है ये आपने जरूर सुनी होगी। शायद कभी डिस्कशन में एजुकेशनल रिफॉर्म्स के विषय में जब भी डिस्कशंस होते हैं, या तो नैक के जो भी क्राइटेरियन है उसमें टीचिंग लर्निंग एवेल्युएशन के रेफरेंस में आपने ब्लेंडेड लर्निंग, ये कंसेप्ट आपने जरूर सुनी होगी। ब्लेंडेड लर्निंग को ही कॉम्प्लीमेंट करने वाला जो दूसरा कंसेप्ट है फ्लिप क्लासरूम, इन दोनों के बारे में आज हम बात करेंगे। हालांकि ये जो भी हम अभी आईसीटी टूल्स इस कोर्स में सीख रहे हैं या बात कर रहे हैं उससे ये थोड़ा अलग है, पर यह विषय इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में रखने की चर्चा इस उद्देश्य से हुई क्योंकि हम जो भी वीडियो लेक्चर बना रहे हैं या अभी लॉकडाउन के पीरियड में या जब कॉलेज में स्टूडेंट्स हमारे साथ नहीं है तब हम वीडियो लेक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और नए तरीके से इस बदलाव को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर थोड़े बड़े पैमाने पे अगर हम सोचे, उसका स्कोप अगर हम देखें तो ब्लेंडेड लर्निंग के लिए ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग की ये जितने भी माध्यम हम सीख रहे हैं उसे ब्लेंडेड लर्निंग के लिए आगे भी इस्तेमाल करते रहना बहुत आवश्यक है। न सिर्फ नैक की दृष्टि से पर हमारे टीचिंग लर्निंग को ज्यादा इंटरैक्टिव, पार्टिसिपेटिव, इनोवेटिव और लाइव बनाने के लिए हमेशा अगर कुछ ना कुछ नई चीज होती रहती है या कंटेंट भी बच्चों को हम अलग अलग नए नए तरीके से देते हैं तो उससे उनका भी पार्टिसिपेशन बढ़ता है और नई योजनाओं के साथ हमारा जो एक क्लास एटमॉस्फेयर होता है, क्लाइमेट होता है, वो भी नई नई एक्टिविटीज के साथ और भी मजबूत होता जाता है। तो ये सारे आईसीटी टूल्स हम इस्तेमाल करके ब्लेंडेड लर्निंग को बढ़ावा दे सकते हैं और अगर हमें ज़रूरत लगे या हमारे लिए अवसर हो तो हम फ्लिप क्लासरूम के कंसेप्ट को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज इन दोनों कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये एजुकेशनल रिफॉर्म्स ऐसे हैं जो कि अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। हालांकि दुनिया की अपेक्षागत हम तो अभी तक काफ़ी ब्लेंडेड लर्निंग और फ्लिप क्लासरूम में हमने सक्रिय हो जाना चाहिए था, पर हमारी शिक्षा नीति और तकनीकी जो बदलाव जिस गति से हो रहे हैं उससे होने में इसे थोड़ा और समय लग सकता था। पर अभी पेंडेमिक सिचुएशन में हमने ब्लेंडेड लर्निंग को बहुत अच्छे से अपनाने की कोशिश की है और फ्लिप क्लासरूम के भी कुछ एक्टिविटीज या अनुभव आपको जरूर हुए होंगे। तो इसके बारे में आज बात करते हैं क्योंकि आने वाले नजदीकी समय में ये हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का ज्यादा हिस्सा ब्लेंडेड लर्निंग और फ्लिप क्लासरूम ये होगा। फ्लिप क्लासरूम से तात्पर्य है कि जैसे इस पिक्चर में दिखाया है उल्टा, हम हमेशा ट्रेडिशनल जो परंपरागत हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें हमेशा ये करते हैं, हम भी उसी से गए गुजरे हैं और हम बच्चों को भी उसी प्रकार से पढ़ाते हैं कि जब स्टूडेंट क्लास में आते हैं तो उन्हें मेजॉरिटी टाइम्स ये बिल्कुल पता नहीं होता कि आज हम क्या कंटेंट पढ़ने वाले हैं। हम उनका परिचय करवाते हैं उस दिन के टॉपिक से या कोर्स कंटेंट से जिसके संबंध में उन्हें कुछ एक्टिविटीज देते हैं या एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए कहते हैं या डाउट्स अगर कुछ है तो उसके लिए कहते हैं और बाद में बच्चे हमने जो सिखाया है उसी पर डेवलप ऑन करते हैं, सोचते हैं, पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। फ्लिप क्लासरूम में एक ऐसी कंसेप्ट है जिसमें जो क्लास वर्क क्लास में होता है वो बच्चे घर से करके आए और बच्चों को जो हम होमवर्क देते हैं या कई बार जो उससे चूक जाते हैं या बच्चों का ग्रुप अगर बहुत ज्यादा होमोजेनस नहीं है, मतलब स्लो स्लो अर्थात बिलो एवरेज स्टूडेंट भी है, एडवांस लर्नर भी है, अच्छे पढ़ाई करने वाले भी बच्चे हैं, तो सभी के लिए हम एक जैसी एक्टिविटी भी नहीं दे सकते। तो क्लास वर्क और होमवर्क के अलावा आगे जो मूल चीजें शिक्षा के दौरान होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है इन मर्यादाओं के कारण। तो फ्लिप क्लासरूम इस प्रकार से हमें अवसर देता है कि बच्चे जो क्लास में कंटेंट होने वाला था उसे पढ़कर या जानकर घर से आएंगे और उसके आगे जो भी डिस्कशन या एक्टिविटीज
या सिमुलेशन एक्सरसाइजेस हमें लेनी है, हम उसे आगे ले जाए। फ्लिप क्लासरूम का ये बहुत ही मोटा माटी परिभाषा मैंने आपको बताई। आप अगर डिटेल में जाएंगे या आप अगर इसकी शुरुआत करेंगे तो इसके बहुत सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन है जो आपको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें अव्वल भी बन सकते हैं। पर अभी के लिए हम ये जो ब्रॉड कंसेप्ट है या डेफिनेशन है इसको लेकर आगे चलेंगे। ब्लेंडेड लर्निंग इस प्रकार से होती है जहां जो ट्रेडिशनल टीचिंग लर्निंग है ब्लैक बोर्ड मेथड, उसके साथ आप अन्य सारी जो माध्यम है टीचिंग लर्निंग के उसको उसके साथ ब्लेंड कर लेते हैं, मतलब मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से जोड़ लेते हैं। अच्छे से जोड़ लेते का मतलब ये है कि टीचिंग लर्निंग जिससे ज्यादा एक्टिव, इफेक्टिव और ज्यादा सकारात्मक होती है। तो ये ब्लेंड मतलब सही जोड़ उन सब माध्यम का आप बिठा लेते हैं और अपनी टीचिंग लर्निंग को बखूबी कर पाते हैं, तब हम उसे कहेंगे ब्लेंडेड लर्निंग। ये सारी चीजें अभी क्यों संभव हो रही है, इसे भी जानना आवश्यक है। क्योंकि टेक्निकल एडवांसमेंट अभी बहुत अच्छा हो गया है। मेजॉरिटी रूरल एरियाज में भी अब मोबाइल के जरिए क्यों ना हो, स्मार्टफोन के जरिए क्यों ना हो, पर टेक्निकल एडवांसमेंट में हम काफी आगे आ चुके हैं। स्टूडेंट प्रोफाइल भी बहुत ज्यादा कुछ सालों में बदला है। आप में से जो भी शिक्षक प्राध्यापक गत 15-20 साल से अध्यापन कर रहे हैं, आपने भी शायद अनुभव किया होगा कि पिछले 5-6 सालों में जो स्टूडेंट प्रोफाइल है वो काफी बदला है। सेमिस्टर के दौरान तो हमने लगभग ये एक्सेप्ट कर ही लिया है कि जो भी हमारे पास टीचिंग टाइम है सेमिस्टर पैटर्न में, उसमें हमें अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बदलना ही होगा एनुअल पैटर्न की तुलना में, और हम उसमें सफल भी हो रहे हैं। स्टूडेंट प्रोफाइल में बदलाव इस प्रकार से है कि जो बच्चे पहले जैसे जो लड़कियां, क्योंकि मेरा गर्ल्स कॉलेज है मैं कह सकती हूँ कि पहले लड़कियां गर्ल्स कॉलेज को प्रेफरेंस देती थी। अच्छे परसेंटेज वाले अच्छे घर के बच्चे भी बच्चियां भी गर्ल्स, ओनली गर्ल्स कॉलेज को प्रेफरेंस देती थी। अब वो कोएड के तरफ उनका रुझान बढ़ गया है, क्योंकि सोशल लिमिटेशंस या जो फ्रीडम उनको एजुकेशन के लिए घर से सपोर्ट मिल रहा है उसके कारण। दूसरा ये भी है कि इससे ऐसा होता है कि एक साइड मतलब बिलो एवरेज पॉपुलेशन आपको मिल सकता है, बहुत ज्यादा हेट्रोजेनस मतलब एडवांस स्टूडेंट भी है और बिलो एवरेज स्टूडेंट भी है। ऐसा शायद से उसका जो परसेंटेज था, रेशो था, वो कम हो रहा है। स्टूडेंट प्रोफाइल इस हिसाब से भी बदल रहा है कि अब बच्चे कॉलेज में आने की तुलना में, पहले तो कॉमर्स साइंस कुछ ही ऐसी स्ट्रीम समझी जाती थी जहां बच्चे क्लास कॉलेज में कम संख्या में दिखाई देते थे, पर आर्ट्स में भरमार होती थी अटेंडेंस की। पर अब सभी जगह पर यह भी देखने को मिल रहा है कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करना चाहते हैं या करना उनकी आवश्यकता है। तो जिसके कारण वो एक्टिवली क्लास में आएंगे, ऐसा आते ही है ऐसा जरूरी नहीं हर बार। तो बहुत सारी चीजें जो हम क्लास में पढ़ाते हैं वो उन तक पहुंच नहीं पाती। तो अगर हम ब्लेंडेड लर्निंग को इस्तेमाल करते हैं या फ्लिप क्लासरूम को इम्प्लीमेंट करते हैं तो डिस्टेंस एजुकेशन के तरह या जो डिस्टेंट लर्नर है उन तक वो कोर्स कंटेंट हम जरूर पहुंचा पाएंगे, और जब भी वो अवेलेबल होंगे हमारे लिए तो हम उससे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ स्टूडेंट प्रोफाइल बदला हुआ जो है। स्टूडेंट्स की डिमांड्स भी अलग है, क्योंकि इंटरनेट के जरिए बहुत सारी चीजें वैसे ही अवेलेबल है। तो हम वही रोट लर्निंग या प्लेन ब्लैक बोर्ड वाला जो अपना सिस्टम है उससे शायद हम स्टूडेंट्स को ज्यादा अटेन क्लास में उनका रिटेंशन नहीं रख पाएंगे। तो ये भी एक जरूरत है कि हम टेक्निकल एडवांसमेंट के साथ साथ उनकी जो रिक्वायरमेंट है, स्टूडेंट्स की जो अपेक्षा है, उसके साथ हम ब्लेंडेड लर्निंग को अपनाएं। तीसरी जरूरत यह है क्योंकि अब हम धीरे धीरे पूरे हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है ये आउटकम बेस्ड एजुकेशन की तरफ बढ़ रही है। आउटकम बेस्ड एजुकेशन अर्थात हम जो भी स्ट्रक्चर्ड सिलेबस क्लास में पढ़ाते हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, और उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज करवाते हैं जिसे हम कहते हैं ब्रॉडर रेफरेंस में करिकुलम, उन सब में जो भी योजनाएं बनेगी, जो भी कोर्स कंटेंट डिलीवरी होगी, वो ये ध्यान में रख के ही होगी कि इस पूरे कोर्स का अंतिम उद्देश्य क्या है, इसका अंतिम परिणाम क्या होगा, जब बच्चे ये कोर्स करते हैं तो उन्हें क्या मिलेगा। और अंतिम उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ही या जो परिणाम इससे प्राप्त करना है उसे ध्यान में रखते ही रखकर ही बच्चों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, उन्हें जो कोर्स कंटेंट पढ़ना है वो हो, या उसका एप्लीकेशन एस्पेक्ट हो, उन सब चीजों को ध्यान में रख के बिल्कुल छोटा जो यूनिट होगा उस कोर्स का, वहां से लेकर बच्चों को आउटकम की तरफ ले जाना है। तो ये सब चीजों में ब्लेंडेड लर्निंग और फ्लिप क्लासरूम जो है ये हमारे आने वाले
नजदीकी भविष्य की जो है अनिवार्यता निश्चित ही बन रही है। ये जो कंसेप्ट है फ्लिप क्लासरूम, ये मुख्यतः जोनाथन बर्गमन और एलन सैम्स इनके नाम पर इसका श्रेय दिया जाता है, जिन्होंने 2007 में प्री ब्रॉडकास्टिंग जिसको उन्होंने कहा था, उन्होंने कुछ वीडियो लेक्चर बनाए थे अपने बच्चों के लिए, जिसे उन्होंने वीडियो ट्यूटोरियल नहीं कहा था उस समय, प्री ब्रॉडकास्टिंग कहा था। और उन्होंने जो बच्चे उन तक नहीं आ पा रहे थे किसी कारण से, उन तक ये वीडियो कंटेंट के द्वारा अपना मटेरियल या टीचिंग करने की उन्होंने कोशिश की थी। लेकिन जब उनको पूछा गया तो उन्होंने इस कंसेप्ट का ओरिजिनल श्रेय जो था वो 2000 में पब्लिश हुए पेपर इन्वर्टिंग द क्लासरूम, इस पेपर से उनको ये संकल्पना आई थी। जो ये पेपर जो था ये मॉरिन लेक, ग्लेन प्लैट, माइकल ट्रेगलिया इन्होंने पब्लिश किया था। ब्लेंडेड लर्निंग का भी धीरे धीरे वातावरण इसलिए बन रहा है क्योंकि ऑनलाइन कंटेंट जैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऑनलाइन टूल्स जैसे से मुहैया होते जा रहे हैं, हम व्यक्तिगत रूप से जो पढ़ाते हैं उसकी अपेक्षागत ऑनलाइन टूल्स या मटेरियल को उसमें जोड़ते हुए, फेस टू फेस कांटेक्ट को रिप्लेस करते हुए हम कई बार अलग अलग गतिविधियों के साथ साथ टीचिंग लर्निंग कर सकते हैं। तो इसके लिए भी अवसर और वातावरण दोनों भी बन रहे हैं। ये सारा करना आज इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास इंटरनेट की रीच अच्छी है। लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को हम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सभी के पास, लगभग सभी के पास स्मार्टफोन है। ये आने वाले एक 5 सालों में तो लगभग सभी के पास स्मार्टफोन हो जाएंगे, जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इन सब चीजों के लिए सपोर्ट भी अवेलेबल है। नैक और यूजीसी के दृष्टि में या एआईसीटी की दृष्टि में अब इसका वेटेज भी बढ़ गया है, क्योंकि जैसे मैंने कहा हमने भी सीखना आवश्यक है, क्योंकि ये भविष्य की दिशा की ओर हम हमारा चलन है। वैसे ही उसी ध्यान में रखकर नैक और यूजीसी भी इन चीजों पर स्ट्रेस दे रही है। और ये सब करना सभी सब्जेक्ट के लिए इसलिए पॉसिबल है क्योंकि अब लोकल लैंग्वेजेस में, वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन ढूंढना भी, लिखना भी और भेजना भी संभव हो चुका है। इस प्रकार के टेक्निकल एडवांसेस जैसे गूगल इनपुट टूल है हमारे तक आ चुके हैं। ब्लेंडेड लर्निंग या फ्लिप क्लासरूम के लिए हम टेक्स्ट मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हमारी रेफरेंस बुक्स है, हमारी टेक्स्ट बुक्स है। टेक्स्ट मतलब जो लिखा हुआ मैटर है किसी भी फॉर्मेट में हो। साथ ही जैसे ई बुक्स भी है, और हमारे रोज की गतिविधियों से संबंधित या जो भी दुनिया में चलता रहता है उससे संबंधित जितना भी वीडियो कंटेंट अवेलेबल है, यूट्यूब है, विमियो है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जिस पर आपको वीडियो कंटेंट बहुत सारा अवेलेबल मिलेगा। तो वो कंटेंट हो या हम वीडियो लेक्चर बना रहे हैं, जो भी क्रिएशन चल रहा है, उन सबको आप ब्लेंडेड लर्निंग और फ्लिप क्लासरूम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी टेक्नोलॉजिकल टूल्स है, जैसे हम इस कोर्स में पढ़ रहे हैं आईसीटी से रिलेटेड, वो सब साइंस और टेक्नोलॉजिकल सब्जेक्ट में ही काम में आते हैं। पर ऐसा नहीं है। जैसा मैंने कहा कि अब हम सभी भाषाओं में लिख पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर के द्वारा भी भेज भी सकते हैं कंटेंट को। इसलिए ये संभव हो गया है कि हम सभी भाषाओं में इस प्रकार की चीजों को इस्तेमाल करें, इम्प्लीमेंट करें। यहाँ पर फ्लिप क्लासरूम और ब्लेंडेड क्लासरूम की बहुत छोटी छोटी टेक्निकल कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करके आपके सामने इस विषय को रखना मुझे उस दृष्टि से व्यावहारिक नहीं लगता, क्योंकि जैसा हम बच्चों को कहते हैं कि थियोरी के साथ साथ एप्लीकेशन ओरिएंटेशन भी होना चाहिए। सिर्फ थियोरी काम में नहीं है जब तक हम उसे प्रैक्टिकली देखते नहीं हैं जहां वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। और मुझे भी ऐसा लगा कि उन सब फाइन चीजों को एक्सप्लेन करने की तुलना में अच्छा है अगर मैं मेरे अपने कुछ अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो यहाँ पर मैं कुछ आइडियाज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि ब्लेंडेड लर्निंग और फ्लिप क्लासरूम दोनों के इम्प्लीमेंटेशन के टाइम मैं अपने स्टूडेंट के साथ जिसका मैं अनुभव कर चुकी हूँ और जिसका फीडबैक भी मुझे मिला है। तो ये कुछ आइडियाज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आपसे बहुत ही नम्रता पूर्वक निवेदन है कि इसे मेरी शिष्टाई ना समझे कि मैंने क्या किया है, इसे प्रोजेक्ट करने की ये मेरी कतई ही कोशिश नहीं है। ये मेरी नम्र विनती है आपसे। सिर्फ मैं एक आइडिया शेयरिंग के तौर पर इसे रख रही हूँ, और अगर मैं आइडिया शेयर करना चाहती हूँ तो किसी और के रिसर्च पेपर से ढूंढ कर या किसी और के अनुभव जो किसी और ने बताए हुए हैं उनको शेयर करने से अच्छा है कि मैं खुद अपने ही अनुभव आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि उसका पूरा फीडबैक और उसका इफेक्ट जो है वो मैंने देखा है, अनुभव किया है। ये सबसे पहला आइडिया जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये जो इमेजेस का एक कोलाज मैंने बनाया है। आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जितनी भी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज लेते हैं कॉलेज में,
उन सबके बहुत सारे फोटोज हमें इकट्ठा करके रखने की आवश्यकता पड़ती है। फोटोज डेवलप करके भी रखने पड़ते हैं, बहुत बड़ा एल्बम कभी कभी बन जाता है नैक को दिखाने के लिए, लेकिन वो दिखा भी नहीं पाते हैं। तो पैसे की दृष्टि से भी और मेंटेन करने की दृष्टि से भी, रिकॉर्ड के लिए भी ये बहुत जमावड़ा हो जाता है। तो आप अगर इस सभी प्रकार के फोटोज का एक कोलाज का एक ऐप आप मोबाइल पे डाउनलोड कर ले और सभी फोटोज का एक अच्छा कोलाज बना ले, और उस कोलाज के बने हुए फोटो की ही आप डेवलप करके अपने पास रिकॉर्ड भी रखे, और आपको प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल करना है या नैक के लिए भी इस्तेमाल करना है तो आप कर सकते हैं। तो वैसे ये कोलाज बना हुआ है, ये एक एक्टिविटी मैंने कंडक्ट की थी। मैं हमेशा सेमिस्टर में जब कोर्स शुरू करते हैं तो उसके पहले उसका एक इंडक्शन क्लास लेती हूँ, जो कि अगर संभव हो तो 2-1 घंटे का होता है, जिसमें मैं, मेरा साइकोलॉजी सब्जेक्ट है तो मैं अपना कोर्स कंटेंट क्या रहेगा उस सेमेस्टर में, प्रैक्टिकल क्या रहेगा, पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, या हम क्या क्या एक्टिविटीज लेने वाले हैं, कैसा हमारा पूरा सेमेस्टर चलेगा, इसके बारे में बच्चों को गाइड करती हूँ। तो सेमेस्टर 2 में जो स्टूडेंट्स थे मेरे, उनको सोशल साइकोलॉजी का पूरा कोर्स कंटेंट था। तो सोशल साइकोलॉजी मतलब हमारे आसपास सामाजिक जितनी अंतरक्रियाएं होती है हमारी समाज के साथ, समाज के हमारे साथ, उससे संबंधी विषय उस सिलेबस में थे। जैसे कम्युनिकेशन था, एग्रेशन था, प्रो सोशल बिहेवियर, उसके साथ सोशल साइकोलॉजी का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट वगैरह ऐसे टॉपिक थे। तो ये क्योंकि हमारे रोज की जीवन विधाओं से संबंधित थे, मैंने उस विषय से संबंधित कुछ शॉर्ट फिल्म्स और कुछ एडवर्टीजमेंट्स मैंने ढूंढी थी, जिसको मैंने एक साथ जोड़ा, और मैंने बच्चों को एक एक कोर्स कंटेंट और उससे रिलेटेड कंसेप्ट उनको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने उस प्रकार से वीडियो, जो एडवर्टीजमेंट्स थे या शॉर्ट फिल्म्स थी, उसका मैंने यहाँ पर हेल्प लिया। यहाँ कुछ बच्चे भी आप देख सकते हैं कि जो कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। सोशल साइकोलॉजी का कुछ पोर्शन ऐसा था जो बच्चे 12वीं में भी पढ़कर आते हैं। तो जो बच्चे 12वीं में इसको पढ़ चुके हैं, मैंने उन्हें एक असाइनमेंट दिया था, कुछ टॉपिक दिया था, जिसको वो अपनी समझ के हिसाब से एक्सप्लेन करे। इसे हम पीयर लर्निंग भी कह सकते हैं। बच्चे कई बार, हम टीचर जिस भाषा में लहजे में बताते हैं या स्टूडेंट के साथ अपना एक जो रैपो होता है, वो आप कितना भी कह ले थोड़ा एक डिस्टेंट होता है, क्योंकि हम टीचर है वो स्टूडेंट है। लेकिन जब बच्चे बच्चों मतलब स्टूडेंट जब अपने फ्रेंड्स को जब कोई चीज एक्सप्लेन करते हैं तो उनकी भाषा में उनके रेफरेंस से एक्सप्लेन करते हैं, तो कई बार वहां जो रैपो होता है उसका फायदा होता है कि वो उनका मेमोरी भी अच्छा बनाता है उस विषय को लेकर, कि हाँ ये चीज मुझे इसने समझाई थी, बताई थी, वो ऐसा ऐसा फला फला कंसेप्ट था। तो इसको यहाँ पीयर लर्निंग को भी मैंने इनिशिएट किया, मैंने ब्लेंडेड लर्निंग को भी इनिशिएट किया। इस प्रकार से ये एक एक्टिविटी मैंने ली थी जो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। ये कुछ शॉर्ट स्टोरीज और एडवर्टीजमेंट्स थी जो मैंने उस समय इस्तेमाल की। ये एमपी टूरिज्म की एक एडवर्टीजमेंट है जिसमें सिंबल, जो हाथ से हम सिंबल बनाते हैं परछाई का इस्तेमाल करते हुए, बच्चों को भी एंटरटेन करते हैं, छोटे बच्चों को सिखाते हैं। तो वैसे है कि एमपी टूरिज्म की एड है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ये बेहतरीन उदाहरण है, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बनाई है। ये सबने आपने टीवी पर कभी ना कभी देखी होगी, ये यूट्यूब पे अवेलेबल है। ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये पॉकेट फिल्म्स की एक शॉर्ट फिल्म बनी थी, कि एक बच्चा अपने नकारात्मक वातावरण में अपने एटीट्यूड के साथ किस प्रकार से अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है और अपने वातावरण को अवसर में बदलने की कोशिश करता है। ये जो शॉर्ट फिल्म आप यहाँ देख रहे हैं, जूस, ये जेंडर स्टीरियोटाइप जो हमारे सोसाइटी में बहुत ही, कि स्त्री की भूमिका क्या होती है, पुरुषों की भूमिका क्या होती है, ये बहुत स्ट्रिंजेंट जेंडर रोल्स हमारी सोसाइटी डिफाइन करती है। इस पर भाष्य करने वाला ये एक बहुत बढ़िया शॉर्ट फिल्म था, फैमिली सिस्टम या जेंडर स्टीरियोटाइप के विषय में। ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, दोनों भी आप देख सकते हैं। और ये एक लॉयड्स वॉशिंग मशीन का एड है, आप सबने देखा है, जिसमें ये जो वाइफ है वो कहती है कि अच्छा ये वॉशिंग मशीन इतना आसान है कि सर भी से चला सकते हैं। तो ये भी अगेन एक प्रोजेक्शन जैसा था इसके हिसाब से। ऐसी कुछ क्लिपिंग्स और शॉर्ट फिल्म्स मैंने उस एक्टिविटी में इस्तेमाल की थी। ये दूसरा जो आप देख रहे हैं ये वीडियो ट्यूटोरियल जो मैंने सबसे पहली बार बनाए थे कम्युनिकेशन पर, उसी बैच के लिए बनाए थे। तो इसके वीडियो ट्यूटोरियल बनाकर मैंने जो बच्चों को है वो दिखाए थे। और क्योंकि कम्युनिकेशन टॉपिक भी हमारे बहुत अनुभव से सिद्ध होता है, तो मैंने उस पर उनको कुछ काम दिया था, जिससे फिर हमने वीडियो ट्यूटोरियल देखने के बाद क्लास में जो है हमने उस पर डिस्कशन किया। तो ये उसकी फोटो है। वीडियो ट्यूटोरियल के ही ट्यूटोरियल्स जो थे, जो पहली फोटो आपने देखी ये वाली, ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बनाए थे।
और यहाँ पर मराठी मीडियम के उसी साल के स्टूडेंट्स के को मैंने वीडियो ट्यूटोरियल के साथ साथ पीयर लर्निंग और स्टूडेंट प्रेजेंटेशन इस प्रकार के मैंने उन्हें एक्टिविटी दी थी। मतलब उन्होंने पहले वीडियो ट्यूटोरियल से कुछ सीखने समझने की कोशिश की, फिर क्लास में उसे ग्रुप में प्रेजेंट किया और उसके बाद हमने उस पर जो भी आगे उस विषय को ले जाना था वो करके हमने उसे कंप्लीट किया। ये एक वीडियो स्टोरी की एक्टिविटी है। यूट्यूब में मुझे एक बहुत अच्छा वीडियो मिला था डिप्रेशन में, डिप्रेशन के रेफरेंस में। जैसे यहाँ लिखा है, आई हैड अ ब्लैक डॉग। डिप्रेशन अर्थात नैराश्य या जिसे हम कहते हैं अवसाद, इसको हमेशा काला रंग जो है उससे प्रतीकात्मक रूप से समझा जाता है, क्योंकि वो काली छाया जैसे हमारे पूरे जीवन पर छा जाता है। तो इस वीडियो में ये दिखाया गया था कि ये जो आदमी है इसकी परछाई है, पर वो आदमी की नहीं है, कुत्ते की परछाई है। यहाँ इसे ब्लैक डॉग का मेटाफर दिया गया है डिप्रेशन को, कि ये व्यक्ति पूरी तरह से डिप्रेशन से ग्रस्त है। और उस पूरे पूरे वीडियो में दिखाया था कि किस प्रकार से ये ब्लैक डॉग इस पर हावी है, वो कैसे उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, और बाद में साइकेट्रिक और काउंसलिंग, साइकेट्रिक हेल्प या काउंसलिंग लेने के बाद कैसे धीरे धीरे वो ब्लैक डॉग छोटा हो जाता है। मतलब इंसान का अपने ऊपर, अपने मूड्स पर, भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ता है। डिप्रेशन का व्यक्ति पर नियंत्रण धीरे धीरे कम होता है, और थेरेपी के साथ वो कैसे अपने डिप्रेशन को जीत सकता है, इस पर ये एक वीडियो स्टोरी थी। ये बच्चों को दिखाकर, स्टूडेंट्स को दिखाकर मैंने उन्हें एक राइटअप लिखने के लिए कहा था। ये पहले यूनिट पूरा हो जाने के बाद इसको सामने रखकर उन्हें राइटअप लिखना था। मतलब उन्हें कोर्स कंटेंट तो पता था, पर इसे लिखते समय उनको जरूर उसके बारे में दोबारा सोचना पड़ा, सिम्टम्स को याद करना पड़ा, थेरेपी जो साइड होती है उसको याद करना पड़ा। तो ये भी एक एक्टिविटी मैंने ली थी। ये एक रीड एंड शेयर एक्टिविटी पिछले ही साल मैंने कंडक्ट की थी। मनोविज्ञान क्योंकि हमारे जीवन से जुड़ा हुआ विषय है, उसमें करिकुलम टेक्स्ट बुक के अलावा भी बहुत सारी किताबें उपलब्ध है। बच्चे हालांकि लाइब्रेरी में बहुत ज्यादा पढ़ते नहीं है स्टूडेंट, ना ही सबके घर में इतनी रियायत होती है कि किताबें खरीद कर पढ़ सके। टेक्स्ट बुक के अलावा बच्चे कुछ पढ़ना पसंद करेंगे, ये मानकर मैंने उन्हें लगभग एक 10 किताबों की लिस्ट दी थी, वो किताबें मुहैया कराई थी, और बच्चों ने उनको पढ़ा। ये जो आप देख रहे हैं ये साइकोपैथोलॉजी सेमेस्टर 3 में बच्चों को पोर्शन है, बीए साइकोलॉजी में सेमेस्टर 3 में साइकोपैथोलॉजी अर्थात मनोविकृति शास्त्र। तो उससे संबंधित डॉक्टर अच्युत गोडबोले जी की किताब है मनात, जिस पर मनोविकृति मतलब मनोविज्ञान से लेकर मनोविकृति शास्त्र साइकोथेरेपी तक किस प्रकार से उसका डेवलपमेंट हुआ है विषय का, इसके बारे में बताया गया है। तो ये कुछ स्टूडेंट को मैंने ये बांट दिया था जिन्होंने पढ़कर उसको उसे रीड किया, उसको शेयर किया क्लास में सबके साथ, और उस पर मैंने भी अपनी कुछ टिप्पणी दी ताकि बच्चों को उस किताब की अहमियत भी पता चली, उन्हें उस किताब से परिचय हुआ। और बहुत सारे ये दो मूवीज है जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को डील करते हैं। ये अश्विनी भाभी की जो मूवी है कदाचित, एक सोच या एक गलत थॉट कैसे इंसान को गिल्ट में ले जाकर मनोविकृति तक ले जा सकता है, और उसको कैसे उसको डील करते हैं या उसको कैसे उसकी स्टेजेस बदलती है, उसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके विषय में एक ये मूवी है, मराठी मूवी है। उसी प्रकार से टेक केयर गुड नाइट, ये हाल ही में 2-3 साल पहले आई मूवी थी, 2 साल पहले लगभग, जिसमें साइबर सिक्योरिटी, हम कैसे साइबर फ्रॉड्स में फंसते हैं। तो बच्चों को मनोवैज्ञानिक रूप से कितना सजग होना चाहिए जब हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, और उससे संबंधित एक फैमिली की पूरी टर्मोइल क्या है उसके विषय में एक मूवी थी। तो इस प्रकार से मूवी स्क्रीनिंग वर्कशॉप में इसे कहती हूँ, जिस जैसे मैं पहले ही उन्हें बच्चों को बता देती हूँ कि हम क्या देखने वाले हैं, जिससे उनका एक मेंटल सेट बनता है। मूवी क्योंकि 2-2.5 घंटे की लंबी होती है, उतना समय हम नहीं दे पाते, तो कई बार आवश्यकता अनुसार मैं उसे एडिट कर लेती हूँ, कम कर लेती हूँ। उसके मैं सेगमेंट बनाती हूँ कि पहले सेगमेंट में आपको क्या देखना है, ताकि बच्चों का ध्यान एंटरटेनमेंट की तरफ कम रहता है और पॉइंट्स इकट्ठा करने में ज्यादा रहता है, जो भी टास्क मैंने उन्हें दिया होता है। और उसके साथ सब कुछ देखकर उसके बाद क्वेश्चन आंसर डिस्कशन होता है, और बच्चे अपना फीडबैक मतलब उस जो भी कंटेंट उन्होंने देखा उसके बारे में डिटेल में लिख के मुझे देते हैं, जिससे मुझे पता चलता है कि उन्होंने क्या सीखा। ये कुछ जो है आंकड़े दिख रहे हैं, ये स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। साइकोलॉजी, बीए साइकोलॉजी सेमेस्टर 4 में जो पोर्शन है वो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और स्टैटिस्टिकल मेथड से रिलेटेड है। तो इसके लिए मैंने वीडियो ट्यूटोरियल बनाए थे, यहाँ आप देख सकते हैं ये वीडियो ट्यूटोरियल की कुछ स्क्रीन्स हैं।
ये यहाँ नीचे जो आप देख रहे हैं ये मीडियन सॉरी मीन अर्थात मध्यमान हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके विषय में है। साथ ही मनोवैज्ञानिक टेस्टिंग को लेकर भी मैंने वीडियो ट्यूटोरियल बच्चों को बताए थे। पूरा सेमेस्टर का कोर्स स्टैटिस्टिक्स पर होने के कारण ये बहुत आवश्यक था कि सभी बच्चे जो क्लास में नहीं आते हैं, को बहुत कम आते हैं, वो भी पूरे स्टैटिस्टिकल मेथड्स प्रोसीजर को अच्छे से सीख ले, क्योंकि उसके अलावा वो पेपर में पास ही नहीं हो सकते, क्योंकि पूरा 100% सिलेबस जो है वो स्टैटिस्टिकल मेथड्स पे बेस्ड था। तो इस प्रकार से मैंने वीडियो ट्यूटोरियल बनाए थे। जब भी मैं क्लास में इसे लेना मेरा शेड्यूल रहता था, उसके पहले ही मैं मूडल में या गूगल क्लासरूम में इसे डाल देती थी, जिससे बच्चे इसे देख लेते थे और दूसरे दिन जब क्लास में आते थे तो उन्हें कुछ संकल्पनाएं इसकी जो है वो क्लियर रहती थी। इससे लाभ ये हुआ कि जो डिस्टेंट स्टूडेंट थे, मतलब ये पोर्शन जब मैंने पढ़ाया, जो बच्चे क्लास में एब्सेंट थे, वो जब इसके विषय में मैंने एक्स्ट्रा क्लास अरेंज की और जब वो आए तो वो काफी इक्विप थे कंसेप्ट्स को लेकर या प्रोसीजर्स को लेकर। तो काफी इसमें समय की बचत भी हुई और स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए जो एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस जरूरी थी, मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस जब तक उनको सारा लर्न नहीं हो जाता, उसके लिए मैं अच्छा समय दे पाई। इसका ये बहुत फायदा मुझे इस साल रहा। तो फ्लिप लर्निंग को भी मैंने यहाँ पे एक अच्छा पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल किया। ये अन्य सब्जेक्ट जो कम से कम आर्ट से रिलेटेड जो अन्य सब्जेक्ट है उसके लिए भी कुछ आइडियाज मैं शेयर कर रही हूँ, जो कि आप अपने बच्चों को ब्लेंडेड लर्निंग के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मुझे पता है हिंदी लिटरेचर में मोहन राकेश का एक नाटक है आधे अधूरे, जो कि यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, पुराना वर्जन, और नया इस पे ड्रामा जो बना हुआ है वो हॉटस्टार पे अवेलेबल है, जो आप बच्चों को अच्छे से दिखा सकते हैं और उस पर एक चर्चात्मक वर्कशॉप भी ले सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस के जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें आप लाइव या रिकॉर्डेड जो भी बजट पर टिप्पणी कही है या लाइव सेशन जो पार्लियामेंट का होता है उसे आप जरूर उसको ले सकते हैं। जो भी राजनीति शास्त्र या हिस्ट्री के हिसाब से जो भी थोर जीवन जिनका रहा, ऐसे थोर जो महानुभाव है, उनके जीवनी को लेकर भी आप बच्चों को कुछ होमवर्क दे सकते हैं, जिसे इंफॉर्मेशन ढूंढ कर बच्चे ला सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहले विश्व युद्ध का कुछ क्लिपिंग है, वर्ल्ड वॉर 1 का बहुत सारा है, मुसोलिनी, हिटलर, सभी के। बस इतना ही है कि बच्चों को दिखाने से पहले हमने उसे बहुत अच्छे तरीके से देख लेना चाहिए, क्योंकि पब्लिक डोमेन में जो वीडियोस होते हैं या इस प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन टेक्स्ट में हो या इमेज में होती है, वो जरूरी नहीं कि 100% हमारे सिलेबस को रिलेट करती हो या 100% सही हो। तो हमें बच्चों को जो कंटेंट देना है उसे छाट कर या परख कर हमने देना चाहिए, या अगर उसमें कुछ अलग है तो उससे बच्चों को अवगत कराना चाहिए कि हमारे सिलेबस में या हमारी दृष्टि में ये बाजू सही है, यहाँ पर ये इस प्रकार से बताया गया है। ऐसा ना हो कि जो भी बताया गया है उसे ही बच्चे ब्लाइंडली सच मान ले और अपने सिलेबस के पोर्शन में उसे बेवजह उसको इम्प्लीमेंट कर ले। ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो जरूरी है कि हम उन सारी कंटेंट को पहले हम अच्छे से देखें। म्यूजिक के स्टूडेंट्स के लिए भी लाइव सेशन जो होते हैं, बड़े बड़े जो शास्त्रीय गायक हैं उनके, या ये तो बहुत अच्छा ये राग भीम पलासी का रेडियो पर यहाँ आप देख सकते हैं, जो मतलब सरकार के तरफ से जो केंद्रीय प्रौद्योगिकी द्वारा चैनल जो चलता है उसके विषय में ये संगीत से संबंधित एनसीईआरटी के चैनल से संगीत के विषय में ये बहुत अच्छे एपिसोड्स हैं। इन्हें भी आप ब्लेंडेड लर्निंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। इंग्लिश लिटरेचर के लिए भी बहुत सारा मटेरियल इस्तेमाल है, शेक्सपियर के ड्रामास भी अवेलेबल है, और संस्कृत नाटक, ये जो स्वप्न वासव दत्तम नाटक है उसका क्लिपिंग का मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाला हुआ है आपके लिए। तो इस प्रकार से सभी सब्जेक्ट के टीचर अपने अपने स्टूडेंट के हिसाब से ब्लेंडेड लर्निंग के लिए, यहाँ तो मैंने हालांकि वीडियो का ही जिक्र किया, पर आप बहुत सारे ऑप्शंस है जिसको आप ब्लेंडेड लर्निंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग या फ्लिप क्लासरूम में आप वर्चुअल क्लासरूम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फेस टू फेस ट्रेनिंग ले सकते हैं, वेबिनार ले सकते हैं। उसमें तो अब हम बहुत ज्यादा इक्विप भी हो गए हैं और बच्चे भी शायद सीख गए हैं। आप अलग अलग लिंक्स जो वीडियो की आपको देने हैं उसके द्वारा भी जा सकते हैं, सिमुलेशन एक्सरसाइज ले सकते हैं, असेसमेंट उनका भी ले सकते हैं, 1-to-1 कोचिंग भी ले सकते हैं। तो ऐसे कई सारे ब्लेंडेड लर्निंग के मोड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग में जो भी आपको टेक्स्ट मटेरियल चाहिए उसके लिए ओपन कोर्सेज जो है, या ओईआर है, एमआईटी कोर्सवेयर है, हाई वायर है, प्रोजेक्ट गटनबर्ग है, इसमें आपको ई
मटेरियल, मतलब ऑनलाइन मटेरियल सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत अच्छे से मिल जाएगा। आप इग्नू का अगर सिलेबस जो भी कंटेंट है उसे आप देखते हैं तो आपको मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन लेवल में तो आपको हिंदी मराठी में उसका कोर्स कंटेंट भी अवेलेबल है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी आइडियाज है जो आप अगर शुरुआत करेंगे तो मेरे ख्याल से हर सब्जेक्ट में ये स्कोप होता है, और हर टीचर में इतनी क्रिएटिविटी इनोवेशन जरूर होता है कि वो अपने बच्चों को एंगेज रखने के लिए अलग अलग तरीके से एक्टिविटीज प्लान कर सके। तो ये मेरे तरफ से जो मुझे महत्वपूर्ण लगा वो कुछ चीजें मैंने आपके साथ शेयर की। कुछ सोचकर इस टॉपिक को इस वर्कशॉप में रखा गया था, वो टॉपिक कितना महत्वपूर्ण था, वो आपके लिए उपयोगी था या नहीं, या आने वाले समय में आपके लिए उपयोगी साबित होगा या नहीं, या आपको वो पसंद आया कि नहीं, इसका फीडबैक जरूर दे, क्योंकि ये व्यक्तिगत एक कल्पना के अनुसार इसको एफडीपी में रखा गया था कि ये भी शेयरिंग अपने फेलो कलीग्स के साथ होना जरूरी है। तो इसके विषय में आपकी प्रतिक्रिया मैं जरूर चाहूंगी कि ये विषय इस कोर्स के दौरान आपको उपयोगी लगा या नहीं, या आप इसका आपको इसका फायदा हुआ या नहीं, ये आप अपनी प्रतिक्रिया में जरूर बताएं। और जितनी भी इसके भी अलावा जो भी आपकी कल्पनाएं हों उससे आप ब्लेंडेड लर्निंग और फ्लिप क्लासरूम को अपने टीचिंग लर्निंग में जरूर इस्तेमाल करें। आप उसे नैक के लिए भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आप अपने बहुत सालों से जो हम पढ़ाते आ रहे हैं उसको एक रिलीव या रिवाइव करने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब नई नई कल्पनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए और प्रत्यक्ष रूप में लाने के लिए मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।